जो सिटीजन्स के हाथों में दिया जाता है, क्या अब वो डाइल्यूट हो रहा है? क्या प्राइवेसी का फंडामेंटल राइट पब्लिक अकाउंटेबिलिटी से ज्यादा पावरफुल हो गया है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इंडिया के केस में गवर्नेंस को राइट टू इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्या परमानेंटली चेंज किया जा रहा है? तो ये सारी चीजों को जानने के लिए लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट दैट व्हाट इज इंडिया फेसिंग with respect to right to information versus the privacy concern. So welcome students to Legacy IAS. In this particular video we are going to talk about this issue that has appeared in Indian Express, that is why the new Digital Person Data Act Protection Act faces a constitutional challenge in the Supreme Court. ठीक है, तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 और आरटीआई एक्ट के बीच में जो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट है, जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट है कि अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सारी चीजें सामने लेकर आई गई हैं। और पहले भी बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें कि राइट टू प्राइवेसी एस्टैब्लिश किया जाता था आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि कौन कोर्ट गया है ना, क्या एग्जैक्ट लीगल प्रॉब्लम है, आरटीआई और प्राइवेसी का क्लैश, आरटीआई और प्राइवेसी का जो क्लैश है वो क्यों होता है, क्यों हो रहा है, और इसका यूपीएससी जैसे हमारे जो एग्जाम है उससे उसका क्या पर्सपेक्टिव है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंड तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि इंडिया किस डायरेक्शन में रियलिटी में मूव कर रहा है, दैट इज आइदर इट इज ट्रांसपेरेंसी और वेदर इट इज कंट्रोल गवर्नेंस। ठीक है, तो सबसे पहली बात, the story so far, that is what is the context that we have to understand to get into the conceptual clarity of what is being there as on the stage. तो पहले हम लोग स्टोरी समझते हैं कि इंडिया में आरटीआई एक्ट 2005 में एक रेवोल्यूशनरी लॉ की तरह लाया गया था। आपका जो आरटीआई एक्ट है 2005 का, that was something that was very very revolutionary and it was something that was drafted under the article 19. ये समझा गया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन requires that people are rightly informed, and for that we needed some kind of an act in the form of RTI Act 2005. ठीक है, दैट इज कि सरकार से पूछने का मतलब सवाल आप पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं, दैट वाज enabled थ्रू आरटीआई 2005। तो इसी आरटीआई के थ्रू बहुत सारी चीजें एक्सपोज होती थी, है ना, बहुत सारे लोग, बहुत सारी जो गवर्नमेंट के ऑपरेशंस है दे वर आल्सो रिवील्ड, है ना, जैसे कि कोई स्कैम हो गया या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है या तो फिर कोई करप्शन केस है। तो आरटीआई एक तरीके से बना द बैकबोन ऑफ ट्रांसपेरेंसी। और फिर आता है आपका डिजिटल एरा, है ना, मतलब कि अब प्राइवेसी को बढ़ते हुए डिजिटल एरा में, बढ़ते हुए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में, बढ़ते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप प्राइवेसी को किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं, यानी कि डेटा एक न्यू एसेट बन गया है। ठीक है, और प्राइवेसी कंसर्न्स बढ़ने लगे। अब 2017 में, है ना, ये 2017 का केस है, दैट इज केएस पुट्टास्वामी केस, है ना, जो पॉपुलरली 2017 में जाना जाता है केएस पुट्टास्वामी केस, दैट वाज नोन बाय द नेम ऑफ राइट टू प्राइवेसी। इस 2017 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी जजमेंट में ये डिक्लेयर किया था कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। अब यहां से एक नया टेंशन स्टार्ट होता है ना। टेंशन ये है कि हम आरटीआई में तो ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी एक एक्सटेंडेड राइट की तरह देखा जा रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी, इन दोनों के बीच में ये जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसको कैसे पैन आउट करेंगे, ये है पूरी स्टोरी। ठीक है, जब हम देखते हैं 2023 में गवर्नमेंट लेकर आती है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, लेकिन इशू एक्ट के एग्जिस्टेंस से नहीं है, इशू है एक स्पेसिफिक अमेंडमेंट से। ठीक है, पेटिशन इज फाइल्ड। ठीक है, पेटिशन फाइल्ड होता है, किससे, कौन फाइल करते हैं, तो एक आरटीआई एक्टिविस्ट वेंकटेश नायक के नाम से वो फाइल करते हैं, एनसीपीआरआई, और जर्नलिस्ट, बहुत सारे जर्नलिस्ट, लाइक वन ऑफ देम इज नितिन सेठी एज वेल। उनका कहना ये है कि ये लॉ जो है, जो आपका डीपीडीपी एक्ट है, ये लॉ आरटीआई को ही वीकन कर देता है, दैट इज इन द कॉन्टेस्ट बिटवीन ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइवेसी।
DPDP Act. This act goes for weakening of transparency itself, that is RTI itself. ठीक है, अब what are the petitioners arguments? वो ऐसा क्या आर्गुमेंट करते हैं? अब हमें यहाँ पे समझने को मिलेगा कि एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट क्या है आरटीआई के और प्राइवेसी के बीच में। तो आरटीआई एक्ट के एक सेक्शन है ना, वो सेक्शन है 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे। वो क्या कहता है, वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है कि वो ये कहता है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होगी। पर्सनल इंफॉर्मेशन, ध्यान से सुनिएगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होगी अनलेस पब्लिक इंटरेस्ट आउटवेज प्राइवेसी। यानी कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट मांगती है तभी प्राइवेसी डिस्क्लोज हो सकती है, अगर हम उसे अलग तरीके से समझना चाहें। अब ये एक बैलेंस क्रिएट करता था, है ना, एक बैलेंस की तरह क्रिएट करता था। लेकिन ये जो एक्ट आया, डीपीडीपी वाला जो एक्ट आया, वो उसका ये कंसर्न है, ये अब सामने आता है कि क्या ये बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। अगर हर इंफॉर्मेशन को पर्सनल डेटा बोलकर डिनाई किया जा सके तो आरटीआई का पर्पस क्या रह जाएगा, है ना। तो यहां दो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि क्लैश कर रहे हैं, यानी कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1A जिसमें कि राइट टू इंफॉर्मेशन है वो इनडायरेक्टली है, ठीक है, और आर्टिकल 21 जो कि राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है। तो बेसिकली कोर्ट को डिसाइड करना है कि कौन सा राइट किस सिचुएशन में डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो इसमें जो पिटिशनर के आर्ग्यूमेंट्स हैं वो ये हैं कि सबसे पहली बात आरटीआई का डाइल्यूशन हो रहा है जो आपका आर्टिकल 19 में आता है ना। पिटिशनर ने बोला है कि ये बहुत क्रिटिकल आर्ग्यूमेंट है। सबसे पहला जो कि आरटीआई डाइल्यूशन, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में टेस्ट वीकन हो गया, है ना, जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट के मामले में आप प्राइवेसी को भी पीछे कर सकते हैं, तो पब्लिक इंटरेस्ट के टेस्ट में ये चीज वीकन हो जाती है तो सिटीजन्स के पास अकाउंटेबिलिटी डिमांड करने का टूल कमजोर हो जाता है, ठीक है। अगर आप एक एग्जांपल के तौर पे सोचेंगे, अगर किसी पब्लिक ऑफिशियल की प्रॉपर्टी डिटेल्स पर्सनल डेटा बोलकर हाइड कर दी जाए तो करप्शन कैसे एक्सपोज होगा, है ना, ये बात समझने की है। जो दूसरा है वो है एक्सेसिव स्टेट पावर, यानी कि डीपीडीपी एक्ट का जो सेक्शन 36 है, गवर्नमेंट को ब्रॉड पावर्स देता है डेटा डिमांड करने के लिए, है ना, मतलब ब्रॉड पावर्स है दैट देयर आर दैट स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज द गवर्नमेंट कैन आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, कैन डिमांड इंफॉर्मेशन। नाउ ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये पावर प्रोपोर्शनेट है, क्या सेफगार्ड्स यहाँ पर एडिक्वेट दिए गए हैं जो कि ऐसे डिमांड को रोक सकते हैं या फिर प्रोटेक्ट कर सकते हैं सिटीजन्स की प्राइवेसी के लिए। जो तीसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो है इम्पैक्ट ऑन जर्नलिज्म, इम्पैक्ट ऑन जर्नलिज्म, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हम जानते हैं कि वो हेवीली डिपेंड करता है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द इंफॉर्मेशन एक्सेस, है ना। वो चाहता है कि ट्रांसपेरेंसी एग्जिस्ट करे तभी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पॉसिबल है। अगर डेटा ही डिनाई हो जाएंगे तो सोर्सेज रिस्क में आ जाते हैं, स्टोरीज सप्रेस हो जाती है ना, डेमोक्रेसी का जो फोर्थ पिलर है वो सप्रेस हो जाता है। तो इस इशू से क्रिएट होता है एक तरीके का चिलिंग इफेक्ट, जो हम कहते हैं चिलिंग इफेक्ट, दैट इज स्टॉपिंग द communication process itself because the sources itself are removed. That is chilling effect on free speech and expression that is empowered through the fundamental right of Article 19. Argument 4 ये कहता है lack of safeguards, that is there is lack of safeguards. तो petitioners का ये कहना है कि independent oversight नहीं है ना, checks and balances भी weak है, और जब पावर हो बिना अकाउंटेबिलिटी के, मतलब कि पावर अगर बिना अकाउंटेबिलिटी के है तो मिसयूज का रिस्क ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। मतलब कि आपके पास ऐसा क्या चेक्स एंड बैलेंसेस रह जाता है जिससे आप अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हो, इस ट्रांसपेरेंसी को मास्क कर रहे हो आप प्राइवेसी के मुखौटे से, ठीक है। तो अब प्राइवेसी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस, है ना, इन सारी चीजों में किस तरीके से हमारे यूपीएससी एग्जाम में भी ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये केस जो है जो सुप्रीम कोर्ट में गया है और टेस्ट ये करेगा, व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोपोर्शनैलिटी वी आर पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट हाउ मच
कैन द इंफॉर्मेशन बी डिवॉल्व, ठीक है, दैट इज अ प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट दैट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज D.Y. Chandrachud also talked about when he talked about the right to privacy under 2070 KS Puttaswamy case. Then second is, what is the reasonable restriction, ठीक है, that is if you are able to practice your freedom of speech and expression. Also, you also have a right to privacy under Article 21. Then what are the conditions, what are the exemptions under which your right to privacy can be erased, है ना, वो ऐसे restrictions कौन से हैं? And then how do you balance two different fundamental rights, one given by Article 19 and one given by Article 21. So for us to understand this, Article 21 में हम लोग को ये समझने की जरूरत है, देयर वॉज खड़क सिंह केस, ठीक है, खड़क सिंह केस में ये डिसाइड किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा था कि इट इज नॉट जस्ट मियर एनिमल एग्जिस्टेंस अंडर राइट टू लाइफ, it is the complete development to enjoy life with respect to the limbs and faculties of the human mind that is present for the overall development of human personality, ठीक है. Further going ahead in मेनका गांधी case, they also said कि जो भी लेजिस्लेशन आता है जो प्राइवेसी को रोकता है, इट मस्ट बी मेजर्ड, ठीक है, इट मस्ट नॉट बी आर्बिट्रेरी एंड इट मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल. These are the important conditions. And in the proportionality test with respect to privacy as well, उन्होंने यही कहा कि जितने भी आपके मेथड्स हैं, जो भी आपके जो टेक्निक्स हैं, ये सारी चीजें सेटिस्फाई करने चाहिए कि ओनली इन द केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट these should be justified, then only the proportionality test is justified in this case, ठीक है. तो अब proportionality का मतलब क्या है? Proportionality का मतलब ये है कि स्टेट जो restriction लगा रहे हैं, क्या वो necessary है, क्या वो suitable है, क्या वो least restrictive है, या फिर वो ओवर जंप कर रहे हैं अपने लेजिस्लेटिव एस्पेक्ट को. अगर रेस्ट्रिक्शन एक्सेसिव हुआ तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है ना, सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ेगा कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. अब गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट भी समझिए थोड़ा, उनको भी हम लोग देखते हैं क्या उनका व्यू पॉइंट है कि डिजिटल एज में डेटा मिसयूज रियल प्रॉब्लम है, ठीक है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी एसेंशियल है ना, ये दोनों ही चीजों को उनको देख के चलना है, प्राइवेसी भी देखनी है और आपको डेटा का मिसयूज को भी रोकना है. लेकिन क्या प्राइवेसी के नाम पर ट्रांसपेरेंसी कॉम्प्रोमाइज करी जा सकती है? यही कोर कॉन्स्टिट्यूशनल डायलेमा बनता है, ठीक है. तो अगर हम लोग पूरा कंक्लूजन देखें इन सारी चीजों का, सारी बातों का, तो अगर हम लोग अपने शुरुआती क्वेश्चंस पे चलते हैं, तो क्या आरटीआई वीक हो रहा है? तो उसका आंसर ये होगा कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट को ओवरराइड करने में डाइल्यूट होता है तो हाँ, रिस्क रियल है. क्या गवर्नमेंट का कभी इंफॉर्मेशन डिनाई कर सकती है? जैसे कि अगर आप कभी जाके एक सिटीजन एम्पावर होता है अपना इंफॉर्मेशन पूछने के लिए, तो क्या गवर्नमेंट जो है वो इंफॉर्मेशन को डिनाई कर सकती है? तो इस अमेंडमेंट के बाद स्कोप डेफिनेटली एक्सपैंड हो जाता है. तीसरी बात, क्या प्राइवेसी ट्रांसपेरेंसी पर हावी हो रहा है? ये डिपेंड करता है कोर्ट के इंटरप्रिटेशन पर, है ना. जैसे जैसे कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या हाँ प्राइवेसी के लिए या ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या ज्यादा फंडामेंटल राइट्स के बैलेंस को इंश्योर करेगा, उसके हिसाब से कोर्ट अपने इंटरप्रिटेशन को बताएगी, तब हमें पता चल सकता है. अब क्या ये केस गवर्नेंस मॉडल रीडिफाइन करेगा? तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं बिल्कुल ये गवर्नेंस मॉडल को डिफाइन जरूर करेगा, ठीक है. तो दिस वाज द इफेक्ट with respect to the DPDP Act. Thank you so much.